धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रख देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि जब वो बाद में आएगी तो बाद में आपके सामने अलग से रखेंगे। विदेशी जमातियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या होगा, सरकार क्या पक्ष रखेगी, कोर्ट क्या निर्णय सुनाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वो मामला है, अलग से रखेंगे। दूसरा मामला है लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में जो चल रहा है बाबरी मस्जिद तोड़ने का, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर आज बयान दर्ज होना है लाल कृष्ण आडवाणी का, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और गृह मंत्री रह चुके हैं। तो वो क्या बयान देंगे उस पर भी एक अलग से खबर रखेंगे। ये दोनों खबरें आपको फिलहाल इस बुलेटिन में नहीं मिलेंगी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई आपके सामने रख रहा हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, सऊदी अरब से भी दिल्ली दंगा भड़काने के लिए या दिल्ली में दंगा कराने के लिए पैसा आया था या पैसा जुटाया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। अब स्पेशल सेल की कहानी समझ लीजिए आप थोड़ा सा पहले। अगर आप अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो वहाँ पे होता है एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, मतलब आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों के लिए पुलिस का एक अलग से सेल बना होता है। दिल्ली में क्या है, क्राइम ब्रांच है और स्पेशल सेल है। आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच स्पेशल सेल करेगा, ये समझ के थोड़ा चलिए। तो स्पेशल सेल पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच के जाके कहा, माई बाप, हमारे पास ऐसी जानकारी है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, सऊदी अरब से भी पैसा आया था दिल्ली दंगा भड़काने के लिए, और हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन लागू हो गया था जिस कारण हम जांच नहीं कर पाए। हमारी जांच अधूरी है, इसलिए हमें जांच पूरी करने का और चार्जशीट यानी कि हिंदी में बात करें तो आरोप पत्र दाखिल करने का थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि हम असल गुनाहगारों को पकड़ना चाहते हैं। ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कहा है। और आगे कहा है कि जो ताहिर हुसैन है ना, आम आदमी पार्टी का जो पूर्व पार्षद है जिसे आम आदमी पार्टी ने निलंबित कर दिया है, वो मुख्य आरोपी नहीं है, वो तो मोहरा है। इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्टूडेंट लीडर है मीरान हैदर, वो भी मोहरा है। इसी तरीके से गुलिफ्सा खातून जो है वो भी मोहरा है। पर्दे के पीछे लोग और हैं जिन्होंने बाकायदा सोचे समझे तरीके से दिल्ली में दंगा कराया, और इसकी तैयारी एक लंबे अरसे से चल रही थी। दिल्ली को जानी और माली नुकसान पहुंचाने की कोशिशें लंबे अरसे से की जा रही थी। हमारे पास ऐसे सबूत हैं, हम लोग जांच करके पर्दे के पीछे छुपे उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं। बस आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो जांच करने की और चार्जशीट दाखिल करने की। सबूत के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गिरफ्तारी के बाद हमने मीरान हैदर के पास से 2,33,000 रुपये बरामद किए थे जो उसको सऊदी अरब से मिले थे। इसी तरीके से ताहिर हुसैन एक कंपनी के जरिए 1,12,00,000 रुपए जुटा चुका था दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए, और गुलिफ्सा खातून जो है वो भी इस काम में पीछे नहीं थी। बस हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, आप थोड़ा वक्त दे दीजिए। जांच करके एक चार्जशीट जब हम दाखिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जांच की है सही या गलत। बता दें आपको, इससे पहले स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगे के तार जोड़े थे उत्तर प्रदेश से। कहा था कि उत्तर प्रदेश से आए 300 दंगाइयों ने दिल्ली में दंगा किया है, और उन 300 दंगाइयों के तार जोड़े थे सहारनपुर में स्थित देवबंद से। देवबंद मुसलमानों का एक बड़ा सेंटर माना जाता है, तो वहाँ तक तार जोड़े थे। अब तार जुड़ गए हैं जाके सऊदी अरब से। लगता है कि सऊदी अरब को इस मामले में घसीट कर इंटरनेशनल स्तर पर उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश है, ताकि वो प्रेशराइज होके यानी कि दबाव में आके भारत में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, या वहाँ से आने वाली जो फंडिंग है, जो पैसा है, जो लोग लाते हैं, उसकी कमर तोड़ने की ये एक कोशिश है, ताकि उस पैसे को जो है आने से रोका जाए। क्योंकि यहाँ आने के बाद वो पैसा बहुत सारे तालीमी इदारों यानी कि शिक्षण संस्थानों में और बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो एक गरीब जो है मुल्क के नाम पर पैसा देते हैं, और यहाँ जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो उस पैसे को लाकर समाज हित में इस्तेमाल करने का दावा भी करती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया है और उनके द्वारा लॉन्च की गई
साहब सुनिएगा दियारा, उनके द्वारा लॉन्च की गई 90,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती यानी कि टीचर्स भर्ती पर रोक लगा दी है। कहा है कि 15 जून से 31 अगस्त के बीच जो प्रक्रिया शुरू की गई है उस पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाती है। कोई भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल नहीं चलेगी जब तक जो पिटिशनर हैं उनके जो आरोप है उसकी जाँच नहीं हो जाती, सारे मामले तथ्य सामने नहीं आ जाते, तब तक इस मामले में कोई चीज़ आगे नहीं चलेगी। जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की सिंगल बेंच है, उसने इस तरीके की रोक लगाई है। इसे तगड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार सोच रहे थे 2019 में इसकी स्कीम को लाया गया था, नौकरी देने वाली स्कीम ना जी, वो लाई गई थी और 2019 में तो कंप्लीट ना की गई। अब 2020 में चुनाव है तो चुनाव से पहले लोगों के हाथ में झुंझुना दे दो, देखो जी 90-95 हज़ार लोगों को मैं तो नौकरी देने जा रहा था। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ताकि वोट दोबारा से लिया जा सके सुशासन बाबू के हक में, लेकिन हाई कोर्ट ने सुशासन बाबू को तगड़ा झटका दे दिया है। अलबत्ता एक राहत भी दी है साहब, वो भी बता देते हैं। पत्रकारिता इसी को कहते हैं, दोनों पक्ष बताने चाहिए। कहा है कि अगर आप चाहें अगली सुनवाई हम तो 4 सितंबर को करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें जो पिटिशनर हैं उनसे बैठ के आपकी बात हो सकती है, कोई सलाह मशवरा करके मामला निपटाया जा सकता हो और अदालत के बाहर भी अगर इस मामले का हल निकल सकता हो तो आप इसका हल निकाल कर भर्ती का रास्ता खोल सकते हैं। बस आपको पूरे मामले से कोर्ट को अवगत कराना होगा, कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू अब इस मामले में करते क्या। अभी तो दूसरी पार्टियों से नेता तोड़ के अपने साथ मिलाने में ही लगे पड़े हैं जी, सत्ता का ही तो फायदा होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्पादक देश के नाम की जानकारी प्रोडक्ट पर होनी चाहिए, इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि 2009 में जो कानून आया था उसके मुताबिक जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सामान बेच रही हैं उनके प्रोडक्ट पर जो भी सामान बिक रहा है उसके देश का नाम होना लाजमी है, अनिवार्य है। इसको लेकर ये पिटीशन दाखिल की गई तो उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियों को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, सरकार को भी एक नोटिस जारी कर दिया है, जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कुछ कंपनियों के नाम मेरे पास हैं, जैसे अमेज़ॉन को भेजा है, फ्लिपकार्ट को भेजा है और इसी तरीके से स्नैपडील को भेजा है और रिलायंस रिटेल्स को भी भेज दिया है साहब, ये तो अच्छी बात है। और आगे जो आता है एजियो लाइफ को भी भेजा है और इसके अलावा एक और कंपनी है डी कैथरीन, इसको भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने कहा है भैया सब आओ। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, उससे पहले सबको अपना जवाब दाखिल करना होगा। समझ में एक बात नहीं आई, ये खबर आपके सामने मैं भी रख रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सर्क हो जाइएगा। जब अभी सरकार ने कहा कि भैया जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट पे उस देश का नाम लिखेंगी जिस देश का वो प्रोडक्ट है, तो फिर उसके बाद ये पिटीशन दाखिल करने की क्या ज़रूरत थी और हाई कोर्ट इसको एंटरटेन क्यों कर रहा है, ये समस्या पर है जी। क्या सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है वो ज़बानी जारी कर दिया जैसे वो हमेशा करती है, नौकरी से नहीं निकालेंगे मज़दूरों को और मज़दूरों को बिना मेहनत के वेतनमान देना पड़ेगा। जब कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कह रहे भाई बता तो सही किस कानून के तहत दें, तो गृह मंत्रालय कहने लगा जी हमने तो अपना ऑर्डर वापस ले लिया जी, हमने ऐसा कोई ऑर्डर ही न दिया, ये मामला पूरा आ गया। अब देखना दिलचस्प होगा तबलीगी जमात वाले मामले में क्या कहेंगे, वो भी बड़ा मामला दिलचस्प होने जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे में पुलिस के प्रतिनिधित्व को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी या यूं कहें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं। मामला क्या है पहले वो बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे घट क्या रहा है। एक साहब हैं जिनका नाम है फैजल फारूक, शिव बिहार में उनका राजधानी पब्लिक स्कूल था, उनके स्कूल को जला दिया, उनको निचली अदालत ने जमानत दे दी। जमानत देने के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया उनको। लेकिन उनको जो जमानत दी गई है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंच गई साहब सरकार, और वो भी कौन सी, केंद्र सरकार, जिसका क्राइटेरिया नहीं बनता है। प्रदेश सरकार का मामला है, प्रदेश सरकार जा सकती है। दिल्ली पुलिस पड़े ही गृह मंत्रालय के अधीन आती हो, गृह मंत्री पड़े ही अमित शाह हो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो भी मामले घट रहे हैं, जो भी FIR दर्ज हो रही हैं, उसमें पुलिस का सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार का वकील खड़ा होगा कोर्ट के अंदर, ये नियम है। लेकिन अब्बा जी का डंडा है साहब, कहीं भी चला लो जी, किधर भी घुमा लो, कोई नियम कानून तो है ना। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे
स्टैंडिंग काउंसिल खड़ा हो गया कोर्ट के अंदर जाके, जिसका नाम है अमित महाजन। कोर्ट ने पूछ लिया, भाई कैसे आया है यहाँ से, किसके आदेश से आया? क्योंकि एलजी का आदेश है तेरे पास कोई, तू कैसे आया? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी यानी सरकार के, अरविंद केजरीवाल सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, राहुल मेहरा, उन्होंने कहा साहब ये तो हमारा कार्य क्षेत्र है, ये कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, इनका क्या अधिकार बनता है, इनको तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने पूछ लिया, भाई तू कैसे आया, नू बता चल। कि जी साहब मैं तो एलजी से मुझे इजाज़त मिली है, डीसीपी ने मुझे कहा कि हमारे इस मामले में हमारा पक्ष रखो कोर्ट के अंदर, मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा लिखा हुआ दिखा दे, कि जी उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। तो कोर्ट ने कहा अच्छा बगैर लिखे हुए कि ये आके खड़े हो गए हो। जम के फटकार लगाई केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित महाजन को और कहा कि अगली बार जरा अपना जवाब लेके आइए। तो बताइए, लिखित में भी नहीं है उसके पास, वकील तो वकालतनामे पे साइन करा के खड़ा होता है जी कोर्ट में। ये तो आपको बड़ा ही हुआ देसी आदमी को भी, जब तक अकरम खान वकील के वकालतनामे पे साइन नहीं करेगा तो वकील जाके खड़ा भी नहीं होता, कहता भाई कोर्ट मेरे से पूछने लगा तू कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा, यहाँ साइन तो कर। वो यहाँ ये वकील कह रहा मुझे टाइम दे दो, वो जाके पहले ही खड़ा हो गया। है ना दिलचस्प मामला, कुछ भी हो सकता है साहब। तो इस मामले में उसको फटकार लगाई और उससे जवाब तलब किया। आप देखते हैं अमित महाजन इस पूरे मामले में क्या जवाब दाखिल करते हैं। लेकिन बता दें इससे पहले इस मामले में फटकार देश के सॉलिसिटर जनरल को भी लग चुकी है। हालांकि फटकार वर्ड इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जा सकता है। उनसे भी पूछा गया था जी आप क्यों आ गए यहाँ से, आपका क्या मामला है, तो उन्होंने अपना नाम चुपचाप वापस ले लिया, क्योंकि इतना बड़ा नाम है, अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी, कोई फटकार लगा दी तो दुनिया भर की बेइज्जती अपनी तो होगी, साथ में पूरी केंद्र सरकार की यानी कि मोदी सरकार की, अमित शाह की, तमाम लोगों की हो जाएगी। कल इनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं अमन लेखी वो पहुंच गए, और उसके अलावा ये स्टैंडिंग काउंसिल जो है अमित महाजन, ये दोनों पहुंच गए। और कोर्ट ने अमित महाजन से पूछ लिया, भाई बता दे क्यों कर आया है यहाँ, किस बात को तेरा क्या मतलब है। स्टैंडिंग काउंसिल जब राहुल मेहरा है तो उन्हें ही आना चाहिए। तो दिलचस्प मामला है नहीं या नहीं है, तो देख लीजिए क्या हो रहा है आपके सामने। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ना रखे हैं खबर, वो तो दिखा रहे कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा। अबे 3 महीने लग गए भाई उन्हें ये डिसाइड करने में कि किसको कौन सा मंत्री बनाना। कभी कह रहे 30 जून को बनाएंगे, कभी कह रहे 1 जुलाई को बनाएंगे, आज जाके 2 जुलाई को उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। वहाँ तो इतना सिर फुटल हुआ, लेकिन क्या करें 24 घंटे टीवी चलाना, चल भाई शपथ ग्रहण ही चला दे, घंटा भर इसी में बीत जाएगा, चोंच बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या बोलना है। शाम को 5 बजे 4 बजे रात के 10 बजे तक। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गर्भवती महिला को भर्ती करने से पहले कोरोना जांच की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कहा है। बता दें आपको, एक एडवोकेट महोदय दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि बताइए ये साहब ये कहाँ का सिस्टम है, गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती होने जाती है, उसका प्रसव होना है या उसकी सर्जरी होनी, नॉर्मल डिलीवरी हो या सर्जरी हो, उसको कहा जाता है कि पहले अपनी कोरोना जांच कराओ। कोरोना जांच जब वो कराती है तो उसकी रिपोर्ट 6-7 दिन में आती है। ये कौन सा तरीका हुआ? 6-7 दिन बाद जब वो जाती है तो कहते हैं ये तो रिपोर्ट पुरानी हो गई, अब आपको नहीं भर्ती करेंगे, आप दूसरी कराओ। ये सिस्टम क्या है? कम से कम गर्भवती महिलाओं के मामले में ऐसा होना चाहिए कि रिपोर्ट शाम सुबह में मिल जाए, 1 आध दिन में मिल जाए। तो इसको लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस DN पटेल और प्रतीक जालान की बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अब दिल्ली सरकार पहुंच गई। दिल्ली सरकार ने कहा ना जी हम ऐसा कोई कानून ना बना रहे, हम तो कह रहे गर्भवती महिला आई उसे भर्ती कर लो, नॉर्मल डिलीवरी हो तब करा दो, सर्जरी हो तब करा दो, कोरोना की जाँच उसके इलाज के दौरान करा दो, चाहे उसकी नॉर्मल हो चाहे उसकी सर्जरी वाला मामला हो। अगर मान लो कोरोना पॉजिटिव निकल जाती है तो फिर उसको बाद में कोरोना अस्पताल में उसको शिफ्ट कर दो। तो ये अपने आप में दिल्ली सरकार ने क्लियर कर दिया है। आप इस खबर को नोट करके रखिएगा, हर परिवार से जुड़ी भी खबर ये हो सकती है जो दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि गर्भवती महिला को लाए हो पहले इसकी कोरोना रिपोर्ट लाएं, तो उसको ज़रा हाई कोर्ट का ये मामला दिखा दीजिएगा जो दिल्ली सरकार ने जाके अपना जवाब दाखिल किया है। इस मामले पे सुनवाई अभी भी जारी है। अगली सुनवाई इस मामले में तय की गई है, वो जब हमारे सामने से गुजरेगी तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। JNU की बात कर लेते हैं जी। JNU पे आरोप लग रहा था कि वो दिव्यांग यानी कि पहले जिनका नाम विकलांग हुआ करता था, नरेंद्र मोदी ने जिनको दिव्यांग कहा, उनके रिजर्वेशन के मामले में इंसाफ नहीं कर रहा है, उनके साथ जो है ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। ये आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। JNU से जवाब तलब किया गया। अब JNU आया कहने लगा ना साहब हम तो पूरा 5% ईमानदारी से, जो 5% रिजर्वेशन लागू है ना जी दिव्यांगों के लिए, वो हम पूरा का पूरा दे रहे हैं नियम अनुसार, हम कुछ कमी नहीं कर रहे। ये जवाब उसने दाखिल कर दिया है। अब इस मामले पर जो पिटिशनर है उसे अपना जवाब दाखिल करना है, कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। लेकिन पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। JNU में नहीं दिया जा रहा है दिव्यांगों को
5% आरक्षण। कुछ फैकल्टीज़ में तो सिर्फ 2.5% तक आरक्षण ही दिया जा रहा है। टोटल अगर ओवरऑल मिला दें तो 4.7% के आसपास रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 5% रिजर्वेशन नहीं दिया रहा है। जावेद आबिदा फाउंडेशन की ओर से ये पिटीशन दाखिल करके ये आरोप लगाए गए थे, उस पर जेएनयू प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने तय कर दी है, 8 जुलाई है। अब देखेंगे 8 जुलाई को जावेद आबिदा फाउंडेशन इस पर क्या जवाब दाखिल करता है और कोर्ट उस पर अपना क्या निर्णय सुनाता है। अगली खबर दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और उम्मीद रखिए भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार इस खबर को आपके सामने नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को दोष देने के बजाय ये बताइए टीचर्स की सैलरी कब देंगे। नगर निगम से कहा है और नगर निगम में पिछले 15-20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बता दें आपको, दिल्ली में 3 तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। केंद्र सरकार है, उसके अंडर में पुलिस है, डीडी है, भूमि है, तमाम चीज़ें। उसके बाद प्रदेश सरकार आ जाती है, वो स्वास्थ्य देखती है, शिक्षा देखती है, बिजली पानी देखती है, तमाम चीज़ें देखती है। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट आ जाता है नगर निगम। तो नगर निगम दिल्ली के अंदर 1 नहीं 4 है। एक जो है एनडीएमसी है और उसके अलावा 3 नगर निगम है और यहाँ सब जगह पर पिछले 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो यहाँ के कुछ टीचर हैं वो पहुँच गए हाई कोर्ट। 9,000 के करीब टीचर हैं, अलग अलग जगह के टीचर हैं, कहीं और जगह के कुछ हज़ार टीचर हैं, यानी कि इस एमसीडी के कुछ टीचर, उस एमडीसीडी के कुछ टीचर। और उन्होंने जाके कहा साहब हमें तो फरवरी के बाद तनख्वाह भी ना मिल रही, सैलरी भी ना मिल रही और पता नहीं क्यों नहीं मिल रही, हम तो जा के इनके दरवाजे पर दस्तक दे के भी थक गए। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई चल रही थी। कल हाईकोर्ट ने इसमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्पणी की। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एस प्रसाद की बेंच ने कहा कि आप जो ये बार बार कह रहे हो कि सरकार ने पैसा नहीं दिया है, इस वजह से नगर निगम जो है शिक्षकों की सैलरी नहीं दे पा रहा है, ये दोष लगाना छोड़िए और टीचर्स को सैलरी दीजिए। उत्तरी नगर निगम यानी कि नॉर्थ नगर निगम को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाई है। और ये फटकार कब लगाई है वो थोड़ा समझ लीजिए। दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कोर्ट में, कहा कि नगर निगम को ये हम लोग पैसा दे चुके हैं, अब ये टीचर्स को पैसा नहीं बांट रहा है, सैलरी नहीं बांट रहा है, तो ये जवाब नगर निगम से पूछा जाना चाहिए। हमने तो 49 करोड़ रुपए का इनको बजट भेज दिया है। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाया। अब दूसरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। एनडीएमसी में 9,000 के करीब टीचर हैं, उनकी तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल की गई है। वहाँ पे एनडीएमसी से जब पूछा गया तो उनका वकील आ गया, कहने लगा जी 9,000 टीचर हैं हमारे यहाँ से, 5400 टीचर की सैलरी दी आम आदमी पार्टी ने, यानी कि केजरीवाल सरकार ने फरवरी में 3600 की बाकी रहेगी और उसके बाद तो किसी की भी नहीं दे रहे। अब जब वो किसी की नहीं दे रहे तो हम किसी की कैसे दे दें। तो इस पर कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके लाओ, कितना बजट है, कितना बाकी है, 2019 में किस कब कितना मिला, 2020 में कब तक कितना मिला और आगे कितना बाकी है, तमाम चीज़ें बना के लेके आइए, पूरा एक फॉर्मेट हमारे सामने रखिए, तब इस पर अगली सुनवाई करेंगे और इसमें देखेंगे कि इन टीचर्स को कैसे सैलरी दिलाई जाए। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, काम तो लिया जा रहा पर टीचर्स को सैलरी ना दी जा रही। पैसे पेट्रोल पे ही बढ़ा लो, सब जगह बढ़ा लो, लेकिन इन्हीं टीचर से जब आप बात करेंगे तो बस मोदी जी करने में कोई कमी ना इनके भी। वोट डालने जाएं जब उसी में आ जाएं, बड़े इनको तनख्वाह ना मिल रही हो लेकिन वोट वहीं डालेगा। वो क्या है ना जी, कर कुचीलो देसी भाषा में, पतरनाला वहीं गिरेगा। जाने ना पतरनाला, छत का जो पानी उतारते हैं उसे पतरनाला बोल रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बैंक्वेट हॉल का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार बैंक्वेट हॉल को कोरोना अस्पताल बनाना चाहती है, लेकिन बैंक्वेट हॉल के तमाम मालिकान जो हैं वो इकट्ठे हुए, सिर जोड़ा, हाई कोर्ट पहुंच गए, एक पिटीशन दाखिल कर दी। और पिटीशन दाखिल करने के बाद तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जिनका नाम है जयंत नाथ, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि बैंक्वेट हॉल मालिकान का कहना है कि सरकार के पास अभी 20,000 बेड खाली पड़े हैं, ऐसे में बैंक्वेट हॉल को हॉस्पिटल नहीं बनाया जाना चाहिए। देखेंगे सरकार इसमें क्या जवाब लेके चलेगी। लेकिन बैंक्वेट हॉल वालों को भी लग रहा होगा भैया ये हमारे यहाँ अस्पताल बना देंगे, शादी ब्याह हम यहाँ करें, लोग कहेंगे यहाँ तो जी कोरोना के मरीज लेटे थे जी, हम तो ये वाला मैरिज होम बुक ना करते। अब बैंक्वेट हॉल वालों का धंधा चौपट हो जाएगा। सबको अपनी तो फिक्र हो रही है। एक पिटीशन दाखिल की गई थी सफदरजंग के लोगों द्वारा दिल्ली की, कहने लगे जी हमारे बगल के हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया जी। बताओ हमारे मोहल्ले में ही कोरोना हॉस्पिटल क्यों बना रहे? क्यों भाई, अलग से हवा में बनेगा क्या कोरोना हॉस्पिटल? सोचिएगा कभी इस बारे में। लेकिन यहाँ देशभक्ति नहीं दिखती भाई साहब। ये काम पर अहमद खान या कोई और कर दे और वो कहते जी हम तो ना दे रहे अपनी ज़मीन, फिर देखना जी मीडिया के अंदर और पूरे सिस्टम के अंदर क्या भूचाल मचेगा। लठ मार मार के उससे ज़मीन ले लेंगे बैंक्वेट हॉल की।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिख दंगे के दोषी यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव भी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें, महेंद्र सिंह यादव दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगे के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे हैं और फिलहाल वो कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली के LNJP लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिटीशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि इलाज बेहतर नहीं मिल रहा है, इलाज में कोई कमी है। रिश्तेदारों से वो अब भी नहीं मिल सकते, ज़मानत दे देंगे तब भी नहीं मिल सकते, तो भाई ज़मानत दें क्यों? ज़मानत देने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। बता दें आपको, कांग्रेस के नेता हैं सज्जन कुमार, उनके साथ सज्जन कुमार को तो आखिरी सांस तक उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई इस मामले में। उनके साथ ये भी आरोपी बनाए गए हैं, दोषी ठहराए गए हैं, 10 साल की सज़ा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी के सामने मामला पहुंचा और उन्होंने ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से खबर आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। 17 साल की रेप पीड़िता 25 हफ्ते की गर्भवती हो गई थी। वो हाईकोर्ट पहुंची और उसने कहा कि वो मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान है और पढ़ नहीं पा रही है, इसलिए उसको गर्भपात की इजाज़त दी जाए। सरकारी नियमों के मुताबिक 25 हफ्ते का जो गर्भपात है वो कोई भी अस्पताल नहीं कराता है, इनकार कर देता है। इस पर कोर्ट ने KEM जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे रिपोर्ट मांगी। उसने भी कहा कि गर्भपात ना कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो बच्ची है रेप पीड़िता है और ये इस गर्भपात के कारण मानसिक तौर पे, जहनी तौर पे बहुत परेशान है, पढ़ नहीं पा रही है, अपनी शिक्षा को आगे नहीं चला पा रही है, तो इसलिए इस प्रेगनेंसी को वो नहीं रख सकती है और इसलिए इसका गर्भपात करा दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। अब देखिए, रात दिन चिल्लाते हैं लोग, रात दिन बातें करते हैं लोग, लेकिन निकल के क्या आता है? बच्चियों का बलात्कार, बच्चियों का रेप। थानेदार पकड़ा गया यूपी में, एक महिला के सामने कैसी हरकत कर रहा था, सोचिएगा। क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया। अरे उठा के जेल में डालिए उसको, 10-20 लोगों की नज़ीर कायम करिए ना। अपने घर की महिला के सामने बैठ के कर लेता है ऐसी हरकत। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। आजकल कोर्ट के फैसले भी बड़े दिलचस्प होने लगे हैं और ज़मानत मिलने के मामले में जो आधार बनाया जा रहा है या जो सज़ा सुनाई जा रही है वो भी काफ़ी दिलचस्प होती है। जैसा आपने देखा होगा, कई सारी अदालतों ने कहा भैया अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ले, फिर तुझे जमानत दे देंगे। अब यहाँ क्या आया है वो थोड़ा देख लीजिए। तो आरोग्य सेतु ऐप वाला मामला तो कोरोना की वजह से था। अब आजकल हमारा चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, तो उसका असर अदालतों पे भी दिख रहा है। अब एक अदालत ने क्या काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ, 26 जून की खबर है, लेकिन अब जाके हमारे सामने आई तो हम भी आपके सामने रखे। दतिया जिले के 2 शख्स थे, उन्होंने अपने पड़ोसियों पर गोली चला दी, उस मामले में गिरफ्तार थे। एक का नाम था अरविंद पटेल और दूसरे का नाम था कमलनाथ पाल। तो कमलनाथ पाल और इन दोनों अरविंद पटेल को कोर्ट ने ज़मानत दे दी और ज़मानत देते हुए जानते हो क्या कहा? भैया 25,000 रुपये की कीमत का LED TV रैन बसेरे में जाके एक तू लगवाएगा, एक तू लगवाएगा, और शर्त यो है चाइना का नहीं होना चाहिए, वो ये तेरी सज़ा है तो तुझे ज़मानत दे सकें। उसने भी कहा जी साहब मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ज़मानत दे दो, ज़मानत को ना जाए। एडवोकेट अंकुर मोदी हैं, उनके ज़रिए से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को छापा है। तो है ना दिलचस्प खबर। पहले कोरोना चल रहा था तो अदालत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा के ज़मानत दिलवा रही थी। अब इंडिया चाइना के बॉर्डर पर टेंशन चल रही है तो कह रहे हैं भाई TV दान कर, लेकिन चाइना का ना होना चाहिए और कीमत 25,000 रुपये से कम की ना हो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।